तो वो मशीन हम हार्डली 100 मीटर प्रिंट कर पाए होंगे और फिर हम वो मशीन चला ही नहीं। उस टाइम पे सूरत में काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बेसमेंट में थी ऑफिस, तो वहाँ पे पूरा पानी भर गया, तो मशीन आधी पानी में, हमारे पेपर पानी में। तो उस टाइम में हमने वो 2.5-3 लाख की मशीन ली थी, कुछ 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने वो रॉ मटेरियल में किया था, सारा का सारा वो पानी में भीग गया। दूसरे दिन वापस कॉल आया कि यार सतीश एक रिस्क और ले सकता है, बैंक तो लोन देने वाला था नहीं, स्टूडेंट थे, 22 साल 23 साल की एज थी, एक मशीन लाए एंड बाय गॉड ग्रेस की उस दिन से वो जर्नी की शुरुआत हुई। एंड दैट वाज द डे कि हमने डिसाइड किया कि यार बिजनेस तो करना ही था, क्या करना था वो नहीं पता था। ये क्या उस तरह का भी कॉन्सेप्ट है क्या कि एक छोटा मशीन लेके मैं बैठ गया, किसी को कुछ भी प्रिंट कराना आ जाओ, प्रिंट करा के चले जाओ। मिल सेटअप करने में आपको जहाँ पे कम से कम नहीं करके भी आज 20-25 करोड़ रुपए लग जाते हैं। मेरे को 800 मीटर या 1000 मीटर पर डे से शुरू करना है, तो 20 से 25 लाख में भी वो सेटअप हो सकता है। वाह। बट किसी को चालू करना है तो क्या आप एक इस तरह से इंडिविजुअल एक को उतना एंटरटेन करते हैं, इतना रिटेल करते हैं आप? अब ये चैलेंज था कि यार कॉस्टिंग ज्यादा है, नॉर्मल प्रिंटिंग होता है मान लो 20 रुपए 22 रुपए, हम बोल रहे 150 रुपए मीटर, तो बोलते यार पागल हो गए, इतने में हम साड़ी बेच देते हैं। बट अल्टीमेटली लोग कपड़े तो पहन ही रहे हैं, राइट। तो वो जो अभी का जो डिमांड है वो कौन पूरा करता है? आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रिंटिंग की, बिकॉज ऑफ द एडवांटेज दैट इज लाइक अ स्पीड। थर्ड चीज है सर सस्टेनेबिलिटी, कलर्स, इको फ्रेंडली प्रोसेस है। टोटल डिजिटल प्रिंटिंग को गिने ना तो 90% लेस वाटर कंज्यूम होता है। एआई के कारण डायनामिज्म इन डिजाइनिंग, बल्क डिजाइनिंग की बात आती है तो एआई भी उसमें ऑलरेडी एआई ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट कैन गो रॉन्ग? एक और आईपीओ फाउंडर से आज बातचीत हुई। सतीश जी, मज़ा आ गया मुझे ना। अब बहुत मज़ा आ रहा है इसके अंदर में, बिकॉज जब आप एंटरप्रेन्योर से बात करते हो जिसने 0 से 1 की जर्नी की है और लास्ट में सक्सेसफुल आईपीओ करने की राह पे है, बहुत कुछ सीखते हो उससे, एकदम एनर्जी अलग लेवल पे होती है। तो ये वीडियो फेस टू फेस एमएसएमई जो कि बिजनेसेस पे फोकस है, एक और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। देखिएगा जरूर लास्ट तक। इसलिए नहीं देखिएगा क्योंकि इस आईपीओ में शायद आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एनीवेज मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप उनके साथ नहीं हुआ, पर इसलिए देखिएगा कि आप एज एन इंडिविजुअल इंस्पायर होना चाह रहे हैं और अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो वेलकम करते हैं ट्रू कलर के फाउंडर सतीश जी को। हेलो, वेलकम सतीश टू दिस फेस टू फेस एमएसएमई। थैंक यू सो मच। ऑल गुड। आप कैसे हो सर? मस्त, एकदम मस्त, और बहुत मस्त होने वाला हूँ। मैंने ना ये फेस टू फेस एमएसएमई एक सेक्शन चालू किया है एंड आई वांट टू थैंक यू टू बिकम माय गेस्ट फॉर दिस। इस पे मेरा 2 एजेंडा है आपके साथ। पहला, ये जो इंडस्ट्री है जिसको आप बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में समझना, और दूसरा आपसे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेना, क्योंकि आपकी जर्नी भरी हुई है इंस्पिरेशन से। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड ये हमारे लिए, ट्रू कलर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। बहुत टाइम से आपके बारे में सुन रहे थे, आपके वीडियोस देखे हुए सर। रियली यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल इंडिया और वर्ल्ड। तो हमारे लिए ये कि जितना आपसे सीख सके, समझ सके, वो हमेशा कोशिश रही और सीखते आए हैं। बट आज आपके साथ 1-to-1 बात करने का मौका मिल रहा है, सो वेरी एक्साइटेड, और एट द सेम टाइम थोड़ा नर्वस भी हूँ। वैसे आप गुजरात से हैं तो नर्वसनेस तो नहीं रहेगी, न दिखेगी, बट आई थिंक वी विल बी वेरी कंफर्टेबल एज वी स्पीक टुगेदर। सो सतीश भाई, आप आईपीओ भी अभी लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी का, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई गॉट कनेक्टेड विथ यू कि इतनी अच्छी आईपीओ मुझे लग रही है तो क्यों ना फाउंडर से बात की जाए और क्वेश्चंस पूछे जाए जो कि हो सकता है एक आम इन्वेस्टर जो शायद आप में इन्वेस्ट करना चाहे उसको जानना हो। बट पहले आपके बारे में जानेंगे, आपकी जर्नी, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो फाउंडर पे ही बेट होती है घूम फिर के। तो आपके बारे में सब कुछ बताइए, कैसे आपने चालू किया और ये कंपनी कैसे बड़ी बनी? राइट सर। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो राइट नाउ मैं पहले अपना नाम से ही शुरुआत करता हूं। आई एम सतीश पंचानी, आई एम वर्किंग एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रू कलर्स लिमिटेड। सो अगर मैं हमारी जर्नी के बारे में या मेरे बारे में बात करना स्टार्ट करूँ ना सर, तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माय अदर 3 को फाउंडर। तो हम 4 दोस्त थे जिन्होंने साथ मिलके एक कंपनी की शुरुआत करी थी। तो नॉर्मली हम लोगों को ये बताते हैं कि
हमने कंपनी स्टार्ट करने के बाद दोस्त नहीं बने, हम दोस्त थे और कंपनी स्टार्ट करी। सो बेसिक जो पार्टनरशिप के जो हर्डल्स होते हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज होते हैं, वो हमारे में कभी वो आए ही नहीं। सो आज भी जैसे हम स्कूल कॉलेज के टाइम पे जैसे काम करते थे, जैसे वो अंडरस्टैंडिंग थी, आज भी अंडरस्टैंडिंग वही है। और शायद एक यही रीजन है कि आज हम कंपनी को जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां से आज यहाँ तक लेके आ सके हैं। सो अगर मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन सूरत ही हूँ, मेरे जो बाकी ये फाउंडर्स है वो भी सूरत से ही बिलोंग करते हैं, और हमारा जो एक बैकग्राउंड रहा हुआ है सारों का, वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा हुआ है। सो मैंने अपनी जो बैचलर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स लेजर्स एंड मटेरियल प्रोसेसिंग में जर्मनी से करी। और ऑलमोस्ट एक तरीके से देखे ना तो ट्रू कलर्स की शुरुआत इसी स्टोरी के साथ होती है। सो मेरा मास्टर्स के बीच में जो थीसिस होता है उस दौरान मैं इंडिया आया हुआ था। ये शायद बात है 2012-13 के बीच की। सो मेरे पास 12-15 दिन का गैप था एंड आई केम टू सूरत एट दैट टाइम। तो ऑब्वियस है कि फैमिली के मिलने के बाद वो पहला राउंड यही होता है कि यार दोस्तों से फटाफट मिलना है। सो सागर और संजय को फोन लगाया, यार कहाँ पे हो, एंड वेंट टू हिज होम। अब उसके घर पे भी नहीं बैठे, सोसाइटी के गेट पे खड़े थे और बातें कर रहे थे कि यार क्या चल रहा है, मतलब जर्मनी में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या कर रहे हो। संजय ने उस टाइम पे एक वर्ल्ड की रिनोन्ड मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो पहले स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन बनाती थी, देन उन्होंने डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन बनाना स्टार्ट किया था। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड लगभग 90s से स्टार्ट हो चुकी थी, बट इंडिया में अभी तक वो पेनिट्रेशन नहीं था। मतलब कुछ लोग थे जो जानते थे कि ऐसा कुछ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो संजय को भी जो उस कंपनी ने हायर किया था ना, वो एशिया स्पेसिफिक हायर किया था। सो उसको एक आइडिया था कि यार ऐसी कोई फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए जो अभी कन्वेंशनली प्रिंट हो रहा है उसके लिए डिजिटल प्रिंटिंग करके कोई एक टेक्नोलॉजी आ रही है जो वर्ल्ड में चल रही है। और मैंने ऐसे मशीन ट्रेनिंग भी ले ली है, मैं कुछ इंस्टॉलेशन भी देख रहा हूं। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे। उसी टाइम पे सागर भाई ने ज्वाइन करा था इंडिया में एक जयसिंध करके एक कंपनी है, उसको वो केमिकल में डील करते थे, डाइज में, जो टेक्सटाइल में डाइज यूज होती है। सो उन्होंने ये, क्योंकि वो डाइज में थे, तो उन्होंने डिजिटल की इंक का भी रिसर्च स्टार्ट कर दिया था। कुछ मशीनें इंडिया में जो नई नई आई थी उसके अंदर कुछ इंक सप्लाई करना वो स्टार्ट किया था। तो इन दोनों का कॉमन ये हुआ था कि यार हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया में दिस कैन बी द फ्यूचर, कि जहां पे आज कन्वेंशनली कपड़ा प्रिंट हो रहा है ना, तो ये टेक्नोलॉजी के इतने सारे एडवांटेज है कि हो सकता है कि कल को ये चीजें इंडिया में भी प्रिंट होना डिजिटली स्टार्ट हो। एंड दैट वाज द डे कि हमने डिसाइड किया कि यार बिजनेस तो करना ही था, पर ये डिसाइड हुआ कि यार क्या करना था वो नहीं पता था। उस दिन पता लग गया कि यार डिजिटल प्रिंटिंग में कुछ करना है, राइट। फिर घर गए, घर जाके बैठे, वापस 2-3 घंटे बातें करी, कंपनी का नाम क्या रखेंगे। सो इट वाज अबाउट कलर्स, और ये था कि हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश को मिक्स करके फिर ये डिसाइड हुआ कि यार ट्रू कलर्स नाम रखते हैं। दूसरे दिन लोगो बनवाया, तीसरे दिन कंपनी खुलवाई, एंड ऐसे करके हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। वाओ। सो आप जब आए थे जर्मनी से, सो वाज इट अ टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम जर्मनी, या आप सोच के आए थे कि मेरे को यहीं पर ही अब रहना है, इंडिया में? तो वो जब मैं आया था पहली बार, वो मेरा थीसिस अभी पेंडिंग था। तो मैं उस दौरान यहाँ पे आया। हमने और संजय, सागर, हम चारों ने मिलके एक हमने जगह अंडर, जो एक बिल्डिंग के जो नीचे का जो फ्लोर होता है ना, अंडरग्राउंड फ्लोर, जहाँ सीढ़ियां उतर के जाते हैं, ऐसी एक छोटी सी दुकान रेंट पे रखी। एक मशीन हमने यहाँ पे, उस टाइम पे ना इंडस्ट्रियल प्रिंटर नहीं आते थे, आर्किटेक्ट जो प्लॉटर यूज करते हैं ना, जिसमें आप अपने घर का नक्शा प्रिंट कराते हो, हाँ बरोबर है, आपका एक प्रिंटर था। तो हमने किसी सप्लायर से अहमदाबाद से वैसा प्रिंटर लिया, सोचा था कि ये अगर चला ना तो अच्छा इंडस्ट्रियल प्रिंटर लाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रिंटर उस टाइम पे 12-14 लाख का प्रिंटर हुआ करता था। पर ये प्रिंटर जो आर्किटेक्ट वाला है वो तो पेपर का है। वो पेपर, क्योंकि सब्लिमेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सर क्या होता है कि सबसे पहले डिजाइन पेपर पे प्रिंट होता है, देन आफ्टर वो कपड़े पे ट्रांसफर होता है। आपको पता है वो हम जब छोटे थे ना, बूमर के स्टिकर यूज करते थे, हाँ यस यस, कपड़े पे लगाते थे या हाथ पे लगा के ना रब करते थे। तो होता क्या था, जो प्लास्टिक पे इंक लगी होती थी ना, वो इंक वेपराइज होती थी गर्मी और प्रेशर से, और सामने जो मीडिया मिला ना उस पे लग जाती थी, राइट। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्रिंटिंग। तो यही चीज फैब्रिक में आई कि भाई इनिशियली कोई भी डिजाइन को पेपर पे प्रिंट करो और पेपर से फिर उसको कपड़े पे हीट और प्रेशर देके ट्रांसफर कर लो। तो पानी का तो कोई यूज ही नहीं रहा। तो जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग में जो पानी यूज होता था वो यहाँ पे निकल गया। जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग में जो इतने महीनों का टाइम लगता था वो यहाँ पे कुछ घंटों में होना स्टार्ट हो गया। तो इस हिसाब से हमने वो पहले, मैंने जैसे बताया, वो प्लॉटर लिया, और वो प्लॉटर लेके हमने सोचा कि हम इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं, फिर मेरा थीसिस बाकी था, तो वो ट्रू कलर्स को शुरू करके मैं चला गया जर्मनी।
वापस अपना थीसिस कंप्लीट करने के लिए। सागर संजय भाई अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। अलोंग विद दैट वो बिजनेस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आशीष भाई थे जो कंप्लीटली प्रिंटर देख रहे हैं कि भाई अब प्रिंटर आए चलाए ये सारी चीजें करें। अब उसमें वाह। ट्रेजेडी ये हो गई कि मेरे पास 3-4 महीने हुए मैं पहुंचा, मशीन हाँ। आने में बहुत लेट हो गया। हाँ। मशीन आई, फिर मशीन में उस टाइम पे क्या था, किसी को टेक्निकली इतना नॉलेज नहीं था, हम्म। सप्लायर को कुछ पता नहीं था कैसे चलाना है, बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इंक में क्या हो सकता है कैसे। तो वो मशीन हम हार्डली 100 मीटर प्रिंट कर पाए होंगे और फिर हम वो मशीन चला ही नहीं पाए। हम्म। उतने में हुआ ये चला नहीं पाए, मतलब कि वो टेक्निकली एरर आ रही थी जो सप्लायर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। तो अब हुआ ये कि उस टाइम पे सूरत में काफी बहुत ज्यादा बारिश हो गई और हमारे वो क्योंकि वो बेसमेंट में थी ऑफिस, तो वहां पे पूरा पानी भर गया। तो मशीन आधी पानी में, हमारे पेपर पानी में। तो उस टाइम पे हमने वो 2.5-3 लाख की मशीन ली थी, कुछ 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने वो रॉ मटेरियल में किया था, सारा का सारा वो पानी में भीग गया। अब मुझे संजय का फोन आता है कि यार सतीश ये हो गया अपने साथ, क्या करें। तो हमारी क्या था कि जॉब चल रही थी, मेरा थीसिस पेड था, संजय जॉब कर रहा था, सागर जॉब कर रहे थे। तो हमारे लिए ये था कि ठीक है, अब जो भी पैसे हमने कहीं से इकट्ठा किए थे 4 लाख रुपए, वो अपन इकट्ठा करके वापस जिससे लिए थे ना उसको दे देते हैं। अच्छा। तो उसका फिर दूसरे दिन वापस कॉल आया कि यार सतीश एक रिस्क और ले सकता है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड की जो मशीन है ना जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ी महंगी है, पर कहीं ना कहीं से कुछ पैसे अरेंज करके अगर वो मशीन लेके आते हैं ना तो वो शॉर्ट शॉर्ट वो चलने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने खुद इंस्टॉल करी हुई है तो मुझे आता है कैसे चलाना है क्या है। और वो मशीन अगर फ्यूचर में अपन ने चला ली ना तो अपन ये मशीन आगे मार्केट में सप्लाई भी कर पाएंगे। कोई विजन या कोई ऐसा बड़ी थॉट प्रोसेस नहीं थी, ऐसा था कि यार कुछ भी करके कुछ स्टार्ट करना है। तो वो फिर वापस से वो कहते हैं ना हमारे यहाँ वो जुगाड़ करके कहीं ना कहीं, बैंक तो लोन देने वाला था नहीं, स्टूडेंट थे, 22 साल 23 साल की एज थी, तो जुगाड़ करके कहीं से भी वो पैसे अरेंज किए, एक मशीन लाए एंड बाय गॉड ग्रेस की उस दिन से वो जर्नी की शुरुआत हुई। वो मशीन अच्छे से चली और वहां से उसके बाद भी काफी सारी स्टोरी है क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग वाज वेरी न्यू टू मार्केट। ये हम जबकि बात कर रहे हैं ना उस टाइम पे 400 मीटर पर डे प्रिंट कर सके ना वैसी टेक्नोलॉजी की मशीन थी। आज 10 साल में हम बात कर रहे हैं जो प्रिंटर्स है वो 10,000 मीटर पर डे प्रिंट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ होगा। और हम वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने की एज पे खड़े थे कि भाई अब ये यहाँ से डिजिटल की जर्नी इंडिया में स्टार्ट होने वाली है। अमेजिंग। इसी को कहते हैं विजन। ये बाइनरी बिजनेस तभी बिल्ड होता है ना जब वो इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी हो रही है और आप उसके मेजर प्लेयर बन रखे हैं। राइट। बहुत अच्छा, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये पूरी स्टोरी देख के कि वही गैरेज वाली स्टोरी है। जनरली हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में सुनते हैं कि गैरेज में कंप्यूटर से चालू किया और कितने बड़े बन गए। रियल बिजनेस के अंदर में एक छोटी मशीन से गैरेज में चालू किया। कितनी अच्छी स्टोरी है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा ना बिकॉज अपने इंडिविजुअल तो बात करेंगे, अपने बारे में बात करते रहेंगे, बट थोड़ा मैं बिजनेस पे और जा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री पे जा रहा हूँ कि ये डिजिटल प्रिंटिंग जो है उसके पहले कैसे होता था, कपड़ा पे कैसे प्रिंट्स होते थे और फिर मशीन्स आने के बाद वो कैसे चेंज हो गया, ये पूरा एक जर्नी बताइए। ये सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने पूछा है क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग को समझने के लिए डेफिनेटली समझना जरूरी कि यार इससे पहले क्या था। अगर आज आप बात कर रहे हो कि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो सर आप अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक लेमन वर्ड में समझाने के लिए अगर बहुत पुराने टाइम में लेके जाऊं ना, जब कुछ मशीनें नहीं थी तो लोग क्या करते थे कि कपड़े पे हाथ से कलम से उस पे शाही में डुबो के कपड़े पे कारीगरी करते थे, जिसको हम बोलते हैं कलमकारी प्रिंट्स। जो हाथ से कारीगरी होती थी, राइट। वहां से अब क्या था, आर्टिस्ट तो कम थे तो किसी स्मार्ट बंदे ने और दिमाग लगाया क्यों ना एक वुडन का ब्लॉक लेके उसी पे डिजाइन को एनग्रेव कर दे, ताकि क्या है कि कोई भी आपके मेरे जैसा बंदा जिसको कुछ नहीं आता वो भी ब्लॉक लेके इंक में डुबो के कपड़े पे ट्रांसफर कर सके। तो वहां से शुरुआत हुई हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की। राइट। अब हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की सब लिमिटेशन क्या है कि कितने लोग कितनी बार ब्लॉक डालेंगे तब जाके 1 मीटर कपड़ा प्रिंट होगा। कम से कम 15 से 16 बार वो प्रेस करेंगे तब प्रिंट होगा। किसी स्मार्ट बंदे ने और दिमाग लगाया क्यों ना एक बड़ा सा स्क्रीन बना ले और उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक को लूप में लगा दे और उसके ऊपर इंक डाल देंगे तो नीचे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। राइट। अब अगर एक फ्लावर प्रिंट करना है तो एक स्क्रीन बनाया, उसकी पत्तियां बनानी है तो दूसरी स्क्रीन बना दी। अब यहाँ से कपड़ा निकल रहा है तो आपका फ्लावर के अंदर रेड कलर बन गया, पत्तियों में ग्रीन बन गया। सो दैट इज व्हाट द स्क्रीन प्रिंटिंग इज, जिसको हम कन्वेंशनल प्रिंटिंग बोलते हैं। आज इंडिया में सर अराउंड 1200 से 1500 प्रिंटिंग मिले हैं। डाइंग मिले मिला के तो 5 से 6,000 मिले हैं, पर 1500 के आसपास की प्रिंटिंग मिले हैं, जो कि कुल मिला के इंडिया में लगभग हर साल
2500 करोड़ मीटर फैब्रिक एन्युअली इंडिया प्रिंट करता है। ओके राइट। ओके। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने बात करी कि आपने एक स्क्रीन बनानी है, अब आपने एक स्क्रीन बना ली, तो अब स्क्रीन बनने के बाद आप डिजाइन के अंदर कोई चेंज तो नहीं कर सकते, ना उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया ना। और अब जितने नंबर ऑफ स्क्रीन बनाए उतने ही नंबर ऑफ कलर आप यूज कर सकते हो। प्लस आज एज अ बायर आप आते हो और आप बोलते हो कि यार मेरे को डिजाइन दिखाओ, राइट। तो हमारे पास स्क्रीन में जितने डिजाइन है उतने आपको प्रेजेंट करेंगे, और वो स्क्रीन का एक खर्चा लगा हुआ है। तो आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आप हमसे करीबन करीबन 5000 मीटर 10,000 मीटर माल छपाओ। सो इट्स अ बल्क प्रोडक्शन। बरोबर है। दूसरा क्या है कि अगर आप हमारे पास आते हो कि यार मेरे को पहले 1 मीटर सैंपल छाप के दे, मैं आगे किसी को दिखा के ना अप्रूवल तो ले लूं फिर से 5000 मीटर लेने से पहले, तो यहाँ पे 1 मीटर 5 मीटर के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि आपको स्क्रीन बनाने के लिए अगर आप वो 1 मीटर या 10 मीटर की सैंपल बनाने जाओगे ना तो बन सकता है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ कॉस्टली। और दूसरा वो स्क्रीन बनाना, कलर सेपरेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 6 to 8 वीक्स, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस थे। अब डिजिटल आने से फायदा क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको अभी सिंपली समझाया कि किसी भी डिजाइन को, जैसे आपका डेस्कटॉप प्रिंटर है, आप कंट्रोल दो, डिजाइन को पेपर पे प्रिंट कर लो, सीधा कपड़े पे ट्रांसफर कर लो। सो प्रोसेस तो फ्यू मिनट्स का हो गया। अब ये प्रोसेस का एडवांटेज था, पर लोगों को इसका आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है। ओह माय गॉड। दूसरा चैलेंज ये था सर कि क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली थे, 100% इंपोर्ट होता था, तो हम जब मार्केट में सैंपल लेके जाते थे ना तो व्यापारी खुश हो जाता था कि यार ये क्या कलर लेके आए हो, इतना स्पीडी, अच्छा 100 मीटर भी छाप के दे दोगे। फिर कहते थे प्राइस, तो उस टाइम पे सर क्या था, बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइस उतने ज्यादा थे, प्रोडक्शन 400 मीटर आपकी मशीन हार्डली प्रिंट करती थी, तो उस हिसाब से ये था कि 150 मीटर हम पर मीटर प्रिंटिंग चार्ज बोलते, वो बोलते यार पागल हो गए हो, इतने में हम साड़ी बेच देते हैं, कहाँ से ये टेक्नोलॉजी लेके आए हो, ये सब नहीं चलना, राइट। अब ये चैलेंज था कि यार कॉस्टिंग ज्यादा है, नॉर्मल प्रिंटिंग होता है मान लो 20 रुपए 22 रुपए में, हम बोल रहे 150 रुपए मीटर, तो ये तो किसी के लिए विन विन सिचुएशन थी ही नहीं। तब हम घूमते 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 हम पहुंचे एक्सपोर्टर्स के पास, ओके, राइट। और जो एक्सपोर्टर थे ना, उनको क्या था कि उनको अपने एक्सपोर्ट के सैंपल अप्रूव कराने के लिए 5 मीटर 10 मीटर चाहिए होता है, उनको कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, पर आज आप दे दो तो कल उनके प्रोग्राम सीधा पास होने के लिए चले जाए। तो वहां से हमें काम मिलना स्टार्ट हुआ। ओके। और वहां से लोगों को धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ये तो फास्ट है, चलो कॉस्टिंग ठीक है, पर अब कॉस्टिंग अपनी जगह है, पर ये इसमें ये हो रहा है कि मेरे को तो आज सैंपल चाहिए था, आज मिल गया, बरोबर है। उसके ऑर्डर कन्वर्ट हुए, तो जिसमें बहुत ज्यादा कलर्स थे वो तो मिल में छपने ही नहीं थे, तो वो सीधा ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। अच्छा। अब हम 400 मीटर पर डे लेके बैठे थे, वो 40,000 मीटर के ऑर्डर लेके आए। तो हमने हमारे ग्रुप में और लोगों को बताया कि भाई इस तरीके की चीजें हमारे पास ऑर्डर है, आप हमसे अगर मशीन ले लेते हो तो आप प्रिंटिंग का टेंशन छोड़ दो, हम आपको काम दे देंगे। और उस तरीके से मशीन सेल करना भी स्टार्ट हो गया। सो कन्वेंशनल प्रिंटिंग होता था, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रिंटिंग की, बिकॉज ऑफ द एडवांटेज दैट इज लाइक अ स्पीड, कि आप फटाफट कर सकते हो, क्वांटिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम डेस्कटॉप प्रिंटर पे एक पेपर प्रिंट करें, चाहे 100 पेपर प्रिंट कर ले, जो पेपर की और इंक की कॉस्ट आनी है वो सेम ही है, आप कोई फर्मा तो बना नहीं रहे हो, तो आपको वहां पे स्पीड मिल गई। थर्ड चीज है सर सस्टेनेबिलिटी, कि भाई कलर्स कि आप कितने भी थाउजेंड्स ऑफ कलर्स आप यूज कर सकते हो, इको फ्रेंडली प्रोसेस है। जहां मिल कन्वेंशनल प्रिंटिंग में 15 से 17 लीटर पानी यूज होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिएस्टर प्रिंटिंग में तो कोई पानी यूज ही नहीं होता। कॉटन विस्कोस प्रिंट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसके लिए अराउंड उसका ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ पानी यूज होता है। सो टोटल डिजिटल प्रिंटिंग को गिने ना तो 90% लेस वाटर कंज्यूम होता है प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये सारे एडवांटेज थे, कलर था, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी थी। आज क्या होता है, कस्टमर आता है, हम उनको 1 मीटर पे 50 डिजाइन दिखाते हैं, वो उसमें से 1 2 3 डिजाइन सिलेक्ट करता है अपने लिए। वो पहले तो अपनी सैम्पलिंग के लिए वो शर्ट या कुर्ता या साड़ी बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं, फिर उनको जैसे ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से वो आज हमें ऑर्डर पास करते हैं। तो ये आज दुनिया पूरी फास्ट फैशन की बात कर रही है, तो ये वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि आपको जितने डिजाइन चाहिए, जितने कलर चाहिए आप ले लो। आज मेक टू ऑर्डर प्रोसेस की बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड 30% सर ऐसे गारमेंट होते हैं, मतलब आज दुनिया के कई कई हिस्सों में तो वो गारमेंट के पहाड़ बन चुके हैं, कि जहां पे अब वो गारमेंट अगर वो वेस्ट में से निकालो ना तो लेबल के साथ आते हैं, जो कि बिके ही नहीं,
वो कभी फ्लोर पे पहुंचे ही नहीं बिकने के लिए, डिजाइन चेंज हो गया, कंसेप्ट चेंज हो गया, साइज नहीं चले। तो आज लोग मेक टू ऑर्डर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जितनी जरूरत उतना बनाओ। हाँ राइट, ये सारे एडवांटेज की वजह से डिजिटल जो रिवॉल्यूशन आया इंडिया के अंदर, जो जर्नी 2013 में एनुअली 3 करोड़ मीटर से स्टार्ट हुई थी, हाँ आज हम एनुअली लगभग लगभग 180 करोड़ मीटर फैब्रिक तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 10 लवली से 12 सालों। लवली। तो जब आपने चालू किया था तो आप पूरा काम खुद ही करके देते थे क्या, कि मशीन आपके पास थी तो हाँ सामने वाला आके बोलता था मेरे को प्रिंट विंट करके तू फाइनल हाँ माल भेज दे, राइट? हाँ। और मशीन आपने शुरुआत में इंपोर्ट की थी? राइट, सो शुरुआत में सर मशीन हमने इंपोर्ट करी थी। जैसे पहली मशीन हमने बोला कि हमने लोकल ही ली थी, तो राइट वो अब चल नहीं पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम थे, पानी आया, डूब गई, वो राइट सारी राइट चीजें होगी। फिर हमने मशीन इंपोर्ट करी। राइट। अब हमने मशीन चलाना स्टार्ट किया, तो हमारे जो ग्रुप में जो हमारे कुछ दोस्त थे जिनको हम जानते थे, उनको वो विजिट करने आते थे, हाँ तो उनको ये टेक्नोलॉजी समझ आई, तो उनको ऐसा था कि हमें मशीन चाहिए। हाँ हमने कहा फिर हम ही देते हैं। तो वैसे हाँ। करके हमारा एक डिवीजन स्टार्ट हो गया कि जहाँ पे हमने मशीन सप्लाई करना स्टार्ट किया, तो आप इंपोर्ट करके मशीन सप्लाई करते थे, इंपोर्ट करके राइट? मशीन सप्लाई करना। तो बस शुरुआत में इट वाज मोर फोकस ऑन गिविंग सर्विस, और इट वाज ऑलवेज कि मशीन का ही हमको ट्रेडिंग करना है? सो सर ऐसा था कि हम जैसे शुरू से हम टीम ऑफ 4 पीपल थे। तो हाँ शुरू में तो हाँ ऐसा था कि भाई जो प्रिंटिंग का कभी काम लेने जाते हैं, और अगर हाँ। किसी को मशीन लेनी है तो मशीन भी देते जाते अच्छा हैं। अच्छा। तो जैसे आप अगर इंडिविजुअल मेरी बात करो कि भाई हाँ मैं मशीन भी बेचता था, मैं हाँ फैब्रिक प्रिंटिंग की सर्विस भी बेचता था, मैं हाँ। कपड़ा भी बेचता था, सेम अच्छा संजय। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ग्रो होते गए, हमने अपने आप को ऑलमोस्ट 4 डिवीजन के अंदर बांट लिया। अच्छा। जैसे आज संजय भाई जो हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर है, ही इज लुकिंग आफ्टर कोर मशीन एंड इंक बिजनेस। ओके। राइट, क्योंकि जिन कंज्यूमर को हमने मशीन सप्लाई करी है उनकी हाँ फैसिलिटी में, उनको डेली बेसिस पे अपने हाँ। मशीन को रन करने के लिए इंक चाहिए होती है, बरोबर है। वो इंक भी हम ही सप्लाई करते हैं। राइट राइट। राइट, अब फिर हमने धीरे धीरे करके एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पेपर बाहर से इंपोर्ट होता था, तो हाँ। हमने वो पेपर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। अच्छा। राइट, तो क्योंकि इनिशियली डिजाइन पेपर पे प्रिंट होता है, तो फिर कपड़े पे ट्रांसफर होता है, तो हाँ एज अ कंज्यूमेबल जैसे इंक है, वैसे एक सेकंड कंज्यूमेबल हो गया हाँ आपका पेपर। हाँ हाँ। तो आज सागर भाई जो है वो पूरा पेपर का वर्टिकल जो है वो पूरा सागर भाई देखते हैं। एंड थर्ड जो हमारा डिजिटल प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग फैब्रिक हाँ और जॉब वर्क सर्विसेज का जो काम था, हाँ। वो पूरा आशीष भाई ने लीड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा और मैंने फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो भी कंपनी को फाइनेंशियल जो नीड्स है, फिर मैंने हाँ। उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा आज अगर आप देखोगे तो 3 वर्टिकल और चौथा एक पिलर जो हाँ प्रॉक्सी पिलर है। सो हाँ। उस हिसाब से हमने चीजों को डिवाइड करके रखा है। शायद यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इंडिविजुअल डिवीजन को अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। अमेजिंग। तो आज आप मशीन बना रहे हैं कि आज भी मशीन इंपोर्ट ही कर रहे हैं? सर आज भी हम मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं। जी। जैसे हम वर्ल्ड के जो भी रिनोन्ड मशीन मैन्युफैक्चरर है, जैसे हाँ कोनिका मिनोल्टा है, दे आर हाँ फ्रॉम जापान, तो हम हाँ इंडिया में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ खॉपटेक है जो कि एक चाइनीज लिस्टेड एंटिटी है, हम उनको हाँ इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ इससे ईटेन है, स्काईजेट है, पेंगडा है, सो हम इनको इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको हम उनसे हम मशीन लेके, फिर हमारे पास क्या होता है कि ऑलमोस्ट असेंबल्ड यहीं पे होती है, हाँ मशीन की इंस्टॉलेशन सारी यहीं पे होती है। हमारे पास हाँ। 55-60 इंजीनियर्स की टीम है, जो अच्छा। कि ऑल ओवर इंडिया। जैसे आप अगर हाँ मशीन आजकल मशीन बाय करने की सोच रहे हो कि मुझे अपनी फैसिलिटी लगानी है, हाँ तो हम हाँ आपको वो मशीन प्रोवाइड करेंगे। वो मशीन का इंस्टॉलेशन हमारी टीम आके करेगी। हाँ। उस मशीन का कलर प्रोफाइलिंग, आपको जैसे कलर चाहिए वैसे कलर प्रोफाइलिंग होगा। और हम्म। लाइफ टाइम के लिए आपको मशीन में कोई भी टेक्निकल हेल्प सर्विस जो भी चाहिए वो हमारी कंपनी से, हमारी टीम से प्रोवाइड होगी। समझ गया कंडीशनिंग कि आप हमारे कंज्यूमेबल यूज कर रहे हो इंक, क्योंकि समझ वो गया। सर्विस से और वारंटी से बाउंड होता है। और इंक जो है वो इंडिया में से ही सोर्स करते हैं या इंक भी बाहर से आता है? तो इंक जो है वो एज अ OEM हम बनाते हैं, वो ट्रू अच्छा। कलर्स के लेबल के साथ ही आते हैं। इंडिया से हाँ भी होता है और बाहर से भी इंपोर्ट होता है। समझ गया समझ गया। तो ये वाला जो कार्य है और हाँ एम्ब्रॉयडरी वाला जो कार्य है, हाँ। जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती है ना बड़ी राइट। बड़ी, और हाँ हाँ हाँ। का राइट होता है, राइट इन राइट। इस पे डिफरेंस क्या है? सो राइट, सो हम ये जो दोनों जो चीजें हैं, एम्ब्रॉयडरी और हाँ प्रिंटिंग, दोनों हाँ वैल्यू हाँ एडिशन ही है। पर हाँ जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये एक छपाई का काम हो गया, आप कपड़े हाँ पे छाप रहे हो, किसी हाँ डिजाइन हाँ को प्रिंट कर रहे हो। हाँ और जब हाँ एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं ना, तो वो थ्रेड का एक वर्क हो गया। जैसे हाँ बुनाई अपन करते थे, वो घर पे वो हाँ मान लो कि वो स्टिच करके वो एक फ्लावर बनाते थे, और जब हाँ आप उसको ऊपर से टच करोगे ना तो आपको थ्रेड नजर आएंगे। हाँ सो दैट हाँ। इज एम्ब्रॉयडरी। अच्छा। राइट, और हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अ प्रिंटिंग।
अच्छा। राइट। सो आज कोई भी सर फैब्रिक होगा, वो फैब्रिक के दो ही वर्जन हो सकते हैं, या तो वो हाँ डाइड होगा या हाँ तो प्रिंट होगा। जैसे हाँ आपने अभी और मैंने जो भी शर्ट पहनी हुई डाइंग है, सो हाँ, या तो हम डाइड पहनेंगे या तो हम इस पे प्रिंट कराएंगे। उसके बरोबर। बाद वो जो वैल्यू एडिशन अगर आप फर्दर कुछ चाहते हो तो आपने उस पे एम्ब्रॉयडरी करा ली, हाँ आपने उस पे फॉइल वर्क करा लिया, आपने हाँ। उस पे कुछ और थ्रेड्स ऐड कर दिए या कोई हम्म। भी अलग से वैल्यू सीक्वेंस डाल दिए, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। और ओके, हम जो बात कर रहे हैं प्रिंटिंग, दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी, जैसे डाइंग है वैसे प्रिंटिंग है। समझ गया समझ गया। ऊपर तो सतीश भाई, आपका एक प्रेजेंटेशन भी मेरे पास आया था, मुझे बहुत राइट। पसंद आया। वो पूरा एक अच्छा इलेबरेट ओके। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था। अगर आप वो भी शेयर कर दें तो एक बार वो जो इंडस्ट्री का और डिटेल्स है, इसको रन राइट। थ्रू करते हैं और फिर उसके बाद श्योर। कंपनी के बारे में, आपकी श्योर सर। कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो मैं ये आपको शेयर करता हूँ। जी। राइट, मेरी या स्क्रीन या आपको विजिबल है? राइट। या दिख रहा सो है। सो जैसे अभी हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बात कर रहे थे ना, कि हमने जैसे कहा कि ट्रेडिशनल प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग में क्या फर्क है, जहां पे हम या डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि एक बार स्क्रीन बन गया है तो आप डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई हाँ नहीं कर सकते, तो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे लो है। जबकि हाँ डिजिटल प्रिंटिंग में तो आप स्क्रीन पे बैठ जाओ और आप हाँ बोलो कि ये फ्लावर को छोटा करो, इसको बड़ा हाँ करो, हाँ इसका साइज 1 इंच रखो, इसके कलर चेंज करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ हाँ राइट। तो वो चीज वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। हाँ शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की बात आती है, क्योंकि आप स्क्रीन का खर्चा कर रहे हो, आपकी मशीन हाँ की प्रोडक्शन ज्यादा है, आप कलर्स उसमें अलग से क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे वो प्रोसेस शॉर्ट रन के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ जबकि डिजिटल में, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था अपने डेस्कटॉप प्रिंटर का, हाँ हाँ। राइट, कि फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 1 कॉपी निकाल रहे हो या 100 कॉपी निकाल रहे हो, अगर पर मीटर उसकी कॉस्ट 10 पैसे आनी है तो 10 ही पैसे आनी। तो राइट। वही एडवांटेज हमें डिजिटल प्रिंटिंग में मिलता है कि तो जो आपकी। सतीश भाई, हाँ सॉरी मैं बीच बीच में हाँ थोड़ा हाँ आपको प्लीज। डिस्टर्ब नो नो। करूंगा, माइंड मत कीजिएगा। तो ये साइज क्या होती है टिपिकली? कोई एक छोटा, जैसे अपने घर के आसपास वो दर्जी होते हैं ना, जो बैठे रहते हाँ हैं हाँ खाली हाँ दर्जी मशीन लेके और अपना हाँ सर्व करते जा रहे हैं, हाँ। ये क्या उस तरह का भी कॉन्सेप्ट है क्या कि एक छोटा मशीन लेके मैं बैठ गया, किसी राइट। को कुछ भी प्रिंट कराना, आ जाओ प्रिंट करा के चले जाओ? राइट। सो ये बहुत सा इंटरेस्टिंग ये चीज है सर, कि हाँ ये एक्चुअल ऐसा है कि जब पहले मिल कन्वेंशनल प्रिंटिंग की बात होती थी और मिल सेटअप के हाँ लिए एक बड़ी जगह चाहिए होती है, हाँ बड़े बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए होता है, वो बहुत ज्यादा तामझाम होते हैं, आपको बॉयलर लगाना है, आपकी सारी प्रोसेसेस लगानी है। जबकि डिजिटल प्रिंटिंग में क्या है, 1.2 मीटर 1.6 मीटर लेंथ में वो आपने मशीन ले ली, हाँ आपने एक छोटे से कमरे के अंदर वो मशीन लगा ली, आपने हाँ एक हीट ट्रांसफर मशीन ले ली, तो एक छोटे से सेटअप से भी इसको आप शुरू कर सकते हो। हाँ मतलब अगर आपको प्राइस वाइज बताओ ना, तो ऐसा है कि एक मील सेटअप करने में आपको जहां पे कम से कम नहीं नहीं करके भी आज 20-25 करोड़ रुपए लग जाते हैं हाँ पर डे, आप 1 लाख मीटर प्रोडक्शन लेने के लिए। वहीं अगर आप बेसिक से शुरू करो कि भाई मेरे को 800 मीटर या 1000 मीटर पर डे से शुरू करना है, तो 20 से 25 लाख में भी वो सेटअप हो सकता है। वाह। तो इसी वजह से ये हुआ कि छोटे छोटे जो जैसे एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स थे, हाँ जो डिजाइनर्स थे, जो छोटे या ट्रेडर्स थे, हाँ। उन्होंने मशीनें खुद की लगाना खुद के हिसाब से स्टार्ट किया, नाइस ताकि उनकी क्या है नाइस। कि जो डिजाइन की सिक्रेसी थी वो उनके पास रहे, उनको जो हाँ, एज पर उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो चीजों को प्रिंट कर सके, और वहां से इसी वजह से ये चीजें ज्यादा स्केल हुई। तो जैसे इंटरेस्टिंग। आपने कहा, वेरी ट्रू, कि आप अपने ऑफिस में भी इस प्रिंटर को लगा सकते हो। सही है। तो एक आप भी कहीं ना कहीं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कर रहे हैं इंडिया में, जो यस। और छोटे हमारी छोटे राज्य हमारी में जो अपना वेरी ट्रू। छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं। कितना वेरी टिपिकल एरिया एक चाहिए? 250-300 स्क्वायर फीट से हो जाएगा? सर, उतना अगर मान लो आप 800 मीटर या 1000 मीटर से स्टार्ट करने की सोच हाँ। रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है वाह उतना एरिया। देन वाह। कपड़ा रखने के लिए मान लो अपन थोड़ी और ज्यादा जगह ले ले, बट मशीन सेटअप के लिए वो इतना इनफ होता है। बट सो किसी को चालू करना है तो क्या आप हाँ एक इस तरह से इंडिविजुअल एक को उतना एंटरटेन करते हैं, इतना रिटेल करते हैं आप? सर, जो हमारी जर्नी है ना, आपको हाँ पता है कि मैंने कहा था कि हमने खुद की जर्नी एक प्रिंटर से करी थी। हाँ तो हमारे आज जो भी जितने भी कस्टमर है ना, उसमें से सर 80% कस्टमर वैसे है कि जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे हाँ। जैसे 400 मीटर 500 मीटर के प्रिंटर से करी थी, वाह और उसमें से 90% लोग ऐसे हैं कि जो आज कम से कम 20 से 25 हजार मीटर पर डे प्रिंट कर रहे हैं। वाह। और यही हमारा, शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो सक्सेसफुल है, उन्होंने खुद को ग्रो किया है, उनको अपने एक्सपांशन के लिए हमेशा वो डेस्परेट रहे, उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़े, शायद यही हमारे ग्रोथ का एक रीजन है, कि ऑफ उनका कोर्स। ग्रोथ ही हमारा ग्रोथ है। क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इंडिया और डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो बढ़ी,
पर जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने खुद को अच्छे से ग्रो किया। और आज को जान के ना ये सरप्राइजिंग फैक्टर है, बट आज अगर इंडिया के टॉप 10 डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट की आप बात करो ना, तो उसमें से 8 हमारे कस्टमर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। वाओ, तो सुपर्ब। आज हमारे जितने भी वो कस्टमर थे उन्होंने खुद को ग्रो किया। जो पहले 400 मीटर पर डे से शुरू किया था, आज वो 40,000 मीटर 25,000 मीटर पर डे प्रिंट कर रहे हैं। और जी। यही रीजन है हमारी हमारी सक्सेस का, कि भाई वो सक्सेसफुल हुए और उन्हीं की हेल्प की वजह से, उन्हीं के कंटिन्यूस ग्रोथ की वजह से हम खुद को सक्सेसफुल कह सकते हैं, या वो अचीवमेंट हमने हासिल करी है सुपर। आज भी। और आप बोल रहे हो कि क्या हम एक प्रिंटर वाले कोई लेना चाह रहा है या सेटअप करना चाह रहे हैं तो उनको एंटरटेन करते हैं, तो इसका सर मैं इस तरीके से आंसर करूंगा कि दो तरीके की चीजें हैं। पहला तो हम उनको ये बताते हैं कि क्या आप टेक्सटाइल के फील्ड के हो, हाँ। क्या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानते हो, इसके हाँ। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीजें हम उनको बता के उनको हम पहले प्रिपेयर करते हैं कि आप डिसाइड करो कि आप मशीन लेना चाह रहे हो या नहीं। अगर वो मशीन लेना चाह रहे हैं तो अब हम वहां पे उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि भाई वहां से कि भाई आपको उनको अगर जगह देखनी है तो हमारे पास ऑलरेडी इतने नंबर ऑफ जो ब्रोकर्स होते हैं वो होते हैं कि हम उनसे वो शेयर कर लेते हैं कि ये लोग आपको हेल्प कर देंगे जगह के लिए। इलेक्ट्रिशियन का सपोर्ट उनको हमारे यहाँ से मिल जाता है। उनको डिजाइनर मैन पावर की जरूरत होती है, या उनको ऐसा होता है कि हमें आपके यहाँ पे 5 दिन रुक के समझना है कि कैसे प्रोसेस होते हैं, तो हम सारी चीजें शेयर करने के लिए सर ओपन होते हैं कि अगर हमने जो चैलेंजेस फेस किए हैं ना, वो चैलेंजेस आप मत फेस करो। बहुत सही। अगर हमने पिछले 10 साल में या 5 साल में या मान लो पिछले 6 महीने में अगर हमें ये दिक्कतें आई है ना, तो हम उनसे शेयर कर लेते हैं कि ये दिक्कतें आएगी, आप उसको ऐसे टैकल कर लेना। क्योंकि उनके ग्रोथ में हम हमारा बेनिफिट हमेशा होता ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 1 मीटर वो अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें जो कंज्यूमर इंक और पेपर जा रही है उसमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू आपके यहाँ पे एड ऑन होना ही है। बट तो इंटेंशन वही हो रहा है कि वही होता है कि जितना वो ग्रो होंगे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सही है। तो एक बॉलपार्क अगर मैं पूछूं कि ये पूरी इंडिया की जो डिजिटल प्रिंट इंडस्ट्री है उसका क्या साइज है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका क्या मार्केट शेयर है उसमें? ये जैसे इसके हम कोई रिसर्च नंबर तो हमारे पास नहीं है, बट जैसे कंपटीशन जो होती है, जैसे कॉम्पिटिटर मार्केट में बात करते हैं या इंडस्ट्री के जो वेल नोन लोग हैं वो जिस हिसाब से चीजों को शेयर करते हैं, तो उससे मैं थोड़ा आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि आज जैसे मैंने बताया करीबन 180 करोड़ मीटर एनुअली अगर प्रिंट हो रहा है, तो उसका 1/6 ऑफ हिस्सा ऐसा है कि जहां पे प्रिंटिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन है। वो इन टर्म्स ऑफ मशीन, इन टर्म्स ऑफ इंक, इन टर्म्स ऑफ पेपर, वहां पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सुपर। और ये कितना सालाना कैसे ग्रो कर रही है पूरी इंडस्ट्री? सर पूरी इंडस्ट्री अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें ना, तो अभी जो ग्रोथ रेट जो दिख रहा है ना, वो कंजर्वेटिव होके भी अगर बात करें ना, तो भी 35% to 40% के हिसाब से इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है। अगर हम पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड देखें कि अगर 3 करोड़ मीटर से 180 करोड़ मीटर आई है, तो वो तो ग्रोथ ऑलमोस्ट समझो 70% के ग्रोथ रेट से वो इंडस्ट्री बढ़ी है। बीच में 2017 और 2021 ये 2 ऐसे टाइम थे जब बहुत ज्यादा पीक था, लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किए, और अभी जो ये पर्टिकुलर ईयर है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन हो रहे हैं। हमने जो पिछले साल हमने जितने नंबर ऑफ मशीन सेल किए थे, लगभग हमने 89 मशीन सप्लाई किए थे। उसके लगभग उसका 70% तो हम ये 6 महीने में ऑलरेडी उससे ज्यादा मशीनें तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि अब क्या है कि लोगों के अंदर वो डिजिटल प्रिंटिंग या डिजिटल रिवॉल्यूशन को लेके एक एक्सेप्टेंस आ चुका है। लोगों को उसके बेनिफिट्स पता है। और आज जो भी कोई नया टेक्सटाइल के अंदर कुछ एक्सपेंड करने की कोशिश करना चाह रहा है, वो यही देखता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी अभी जो आगे वर्ल्ड में आने वाली उसी पे क्यों ना काम किया जाए। बट ये मैक्सिमम जो आपके बायर्स हैं ये एक्सपोर्ट वाले लोग हैं कि डोमेस्टिक वाले ज्यादा हो गए अब? सर अब क्या है कि अब क्योंकि कन्वेंशनल प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग के बीच में प्राइस का कोई उतना ज्यादा गैप रहा नहीं है। इस ऑलमोस्ट जो पॉलिएस्टर प्रिंटिंग में 10 से 15% का फर्क है, विस्कोस प्रिंटिंग के अंदर 30 से 40% का फर्क है, पर उसके सामने जो डेड इन्वेंट्री आती है, उसके सामने जो वेस्टेज परसेंटेज आते हैं, तो आज वो इतना मेजर फर्क नहीं रहा। इस वजह से डोमेस्टिक में भी उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट हाउसेस भी डिजिटली प्रिंट कराते हैं या अपनी खुद की प्रिंटिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करते हैं। सो अगर आप हमारे कंज्यूमर देखोगे ना, तो जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल प्रिंटिंग हाउसेस है वो भी खुद को डिजिटली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो हमारे कस्टमर है ही है। उसके अलावा इंडिविजुअल जो फैब्रिक ट्रेडर थे कि जो ऑलरेडी फैब्रिक बेच रहे थे, कहीं से प्रिंट करा रहे थे, वो खुद का सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे कस्टमर होते हैं। जिन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग, जैसे मैंने कहा कि काफी कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने सालों पहले ये स्टार्ट कर लिया था, तो वो रिपीट एक्सपेंशन करते ही रहते हैं। मतलब हमारे पास हमारे रिपीट कस्टमर आप देखोगे ना, तो जो पिछले साल जिसने लिया था ना, वो इस साल वापस लेगा।
इस तरीके से रिपीट कस्टमर होते हैं। सो वो लाइफ टाइम एक रिलेशन बिल्ड होता है और वो कंटिन्यू वहीं से ऑर्डर्स मशीन के, इंक के, पेपर के वो आते रहते हैं। जी जी। मुझे मैंने एक इंटरव्यू किया था, जो श्रीकर्णी कंपनी है, लिस्टेड है, उनके फाउंडर राइट, का, है ना? राइट, तो मैं राइट। ऐसे बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि आपकी मशीन यूज करते हैं वो शायद। वेरी वेरी ट्रू सर। यस। वो टेक्निकल टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं और हाँ। वेरी वेरी नाइस पर्सन। या। और इंडस्ट्री का जो उनको नॉलेज है, जो फील्ड के बारे में, हिज लाइक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो जब भी उनसे मिलना होता है ना, तो हाँ। कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। तो उन्होंने हमसे ही मशीन बाय करी है। जी वो जो अपने टेक्निकल टेक्सटाइल जो फैब्रिक्स बनाते हैं, उस पे जी। उनको प्रिंटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे यहाँ से उनको रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल डेली बेसिस पे सप्लाई जाती है। यस यस यस। सुपर सुपर। तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आप कह रहे हैं 35-40% का ग्रोथ अभी इंडस्ट्री में है, और आप कितना ग्रो कर रहे हैं अभी? सो अभी सर हमने जैसे ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखे ना, तो हमने जैसे हमारा 22 का जो फाइनेंशियल ईयर का था वो 80 करोड़ का था रेवेन्यू। जी। फिर हमने उसको 160 करोड़ पे वाह। लेके गए। वहां से हम अभी जो पिछले साल किया था 233 करोड़ हमने पिछले साल क्रॉस किया था। सो हम्म। अभी जो है वो प्रोजेक्शन उससे भी हमें लगता है इस साल तो हम जो हमने जो सोचा है या जो कर रहे हैं उससे तो हमें लगता है कि थर्ड क्वार्टर आते आते वो सारी चीजें अचीव हो जाएगी। लवली। बट काफी काफी एग्रेसिव चीजें जा रही है सर। इसके पीछे ना मैं आपको थोड़ा सा अगर हम टाइम लेना, वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स बताओ ना, अरे एकदम पूरी प्लीज। दुनिया में क्या हुआ है। जी ये जी। हम बात अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना, वो हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बातें की एकदम। कि भाई हाँ इंडिया में कन्वेंशनल प्रिंटिंग था, डिजिटल स्टार्ट हुआ, आज इतना ग्रो कर रहा है। हाँ। इसके पीछे ना वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस भी समझना जरूरी है। जी जी। आपके पास वो स्लाइड है, इसमें स्लाइड में है वो इंफॉर्मेशन? स्लाइड में अगर वो सर सामने शायद रख देंगे तो हाँ। यस। सो इसमें कुछ ठीक है। डेटा जैसे दिखाया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप और चाइना के पर्सपेक्टिव से क्या ग्रोथ है। जी जी बट अगर मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के डायरेक्शन में सीधा सीधा जी। बताने की कोशिश करूँ ना, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया में भले ही लाइक 2011-12 के बाद ज्यादा ग्रो हुई, जी। बट यूरोप में इसका जो एडॉप्शन है ना वो 90s में हो चुका था। ओके। 90 में वो ये चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि हम्म आपको पता है कि सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इको फ्रेंडली प्रोसेस में हम्म। दे आर वेरी मच एग्रेसिव। और इटली जो कि फैशन का हब है, वहीं से ऑलमोस्ट कंपनियों ने ये डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किया था। तो आज अगर हम बात करें तो यूरोप के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% जो फैक्ट्रियां है वो कन्वेंशनल से डिजिटल में शिफ्ट हो चुकी है। तो हम्म वहां पे अगर 100 मीटर कपड़ा प्रिंट हो रहा है ना, तो उसमें से 90 मीटर कपड़ा डिजिटली प्रिंट हो रहा है। और हम्म। ये सिर्फ यूरोप नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का जहां हम्म जहां कन्वेंशनल, जैसे यूएस में होता था, तुर्की में होता था, वहां हर जगह लोगों ने खुद को डिजिटली कन्वर्ट कर लिया। अगर हम्म। हम खाली इन्हीं की, एशिया निकाल के खाली इन्हीं की बात करें ना, तो आज भी करीबन 1100 करोड़ मीटर एन्युअली ये लोग डिजिटली फैब्रिक प्रिंट करते हैं। ओके। राइट। तो ये हुई एक वर्ल्ड की बात। अब आते एशियन कंट्रीज पे कि एशिया में जैसे चाइना प्रिंट करता है, पाकिस्तान करता है, बांग्लादेश करता है, वियतनाम करता है। तो चाइना का आज अगर देखें ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रिंटिंग वॉल्यूम होगा करीबन 800 से 1000 करोड़ मीटर एन्युअली, जो ओके। डिजिटली प्रिंट करते हैं। तो हम्म। उन्होंने खुद को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25-30% तक डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया है। ओके। इंडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 करोड़, बाकी के एशियन कंट्रीज 180 करोड़ मीटर। मतलब कि आज वर्ल्ड में करीबन 2200 करोड़ मीटर फैब्रिक डिजिटली प्रिंट हो रहा है। ओके। अब वापस आते हैं इंडिया पे कि इंडिया अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल 2200 से 2500 करोड़ मीटर कपड़ा प्रिंट हो रहा है कन्वेंशनली, जिसमें से 180 करोड़ मीटर डिजिटली हो रहा है, मतलब कि 5 से 7% का शेयर हुआ। हाँ तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो चीज यूरोप या पूरे वर्ल्ड में शिफ्ट हुई है 20 सालों में, जो हाँ चीज चाइना में शिफ्ट हुई है पिछले 10 सालों में, हाँ। वो आने वाले 5 साल में वो इंडिया वो शिफ्ट देखेगा ही देखेगा। कि जो आज सही। जर्नी 180 200 200 करोड़ मीटर की है, वो आने वाले 5 साल में अगर 800 से 1000 करोड़ मीटर की होती है, तो उसमें हमें किसी को भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये नंबर क्योंकि दुनिया में हुआ है, क्योंकि चाइना में हुआ है, और हमेशा आपने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इसी रिदम को फॉलो करता है, तो ये इंडिया में भी ये चीज होनी है। इंटरेस्टिंग। तो अभी जो डिजिटल टेक्सटाइल का डिमांड है, एक तो आपने बता दिया कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट, बट अल्टीमेटली लोग कपड़े तो पहन ही रहे हैं, राइट? राइट, राइट। तो वो जो अभी का जो डिमांड है वो कौन पूरा करता है? सो अभी अभी का जो डिमांड है वो मैंने जैसे कहा कि अब थोड़ा इंडिया पे आ जाते हैं हाँ कि भाई इंडिया का में क्या डिमांड है। तो हाँ। इंडिया सर आज ना एन्युअली लगभग लगभग 7 से 7.5 हजार करोड़ मीटर फैब्रिक एन्युअली प्रोड्यूस करता है। ओके। राइट। अब इसमें से क्या होता है कि लगभग लगभग आप समझ लो 60%
हिस्सा जो है, यानी कि करीबन हो गया 5,000 करोड़ मीटर के आसपास का, वो डाइंग होता है कपड़ा। तो ओके, जैसे आपने पहना है, मैंने पहना है, तो डाइंग तो वैसे कंज्यूम हो रहा है। राइट। राइट। बाकी का जो 2500 या 3,000 करोड़ मीटर के जो रेंज हाँ बचती है, हाँ वो कन्वेंशनली प्रिंट हो रहा है। और उसमें से हाँ। 180 जो है डिजिटली हो रहा है। अब क्या है कि ओ, कन्वेंशनल का सेटअप ऑलरेडी, आज से हम 90s से तो कन्वेंशनल प्रिंटिंग करते आ रहे हैं ना, हाँ उससे भी हाँ पहले कर रहे थे। काफी हाँ कंपनी है जिसको आप जानते हो, जो बॉम्बे में शुरू हुई थी, आज पूरे वर्ल्ड में वो, इंडिया में हर जगह प्रिंटिंग का काम होता है। तो हाँ वहां से ये सारा कंजम्पशन फुलफिल होता है। पर क्योंकि हाँ। ये टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, हम्म सस्टेनेबिलिटी है, तो अब हम्म। धीरे 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 करके वो एडॉप्शन यहां तक पहुंचा है, और वो ईयर ऑन ईयर वो नंबर जंप करते जा रहे हैं। राइट राइट। राइट। तो पहले क्या होता था कि हम एक बहुत ही साधारण सी बात कर लेते हैं, कि एक लेमन वर्ड में जो समझ सके, कि भाई एक शॉपकीपर ले लो, जैसे हाँ सूरत में आपको पता है ना, टेक्सटाइल मार्केट्स है। हाँ तो हाँ। टेक्सटाइल मार्केट में पहले व्यापारी क्या करता था, मिल में जाके 50 डिजाइन सिलेक्ट कर ली, दो हम्म। दो सौ मीटर या हजार हजार मीटर माल मंगा लिया, और उसके गोडाउन में वो माल के स्टॉक होते थे, हाँ और हाँ वो रेडी डिजाइन बेचते थे। फिर हाँ। वो हिसाब करते थे कि भाई सालाना हमने कितना बेचा, कितना कमाया, फिर जो हम्म। नंबर आया ना, उसमें फिर स्टॉक गिनो भाई कितना है, और हाँ उसको माइनस करो। आज हाँ सिनारियो सर क्या हो गया है कि ट्रेडर ऐसे काम करना प्रीफर करते हैं कि भाई वो चद्दरें रखते हैं या सैंपल रखते हैं, हाँ और वो आगे अपने बायर को दिखाते हैं कि भाई ये देखिए मेरे पास 5,000 डिजाइन है, 10,000 डिजाइन है, उसमें से बायर सिलेक्ट करता है। फिर एज पर रिक्वायरमेंट वो आगे हम जैसी जो मिले है, या हमने जिनको मशीन दी है, उनको जाके अप्रोच करते हैं कि भाई ये 50 मीटर छाप के दो, 100 मीटर छाप के दो, 1,000 हाँ मीटर छाप के दो, या हाँ 10,000 मीटर छाप के दो। तो इट्स अ कंप्लीट मेक टू ऑर्डर प्रोसेस, जिससे वो जो इन्वेंट्री का हेडेक था, जो वेस्टेज था, जो फास्ट फैशन के आने से जो लोगों की एक्सपेक्टेंस जो बढ़ी, कि एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ी, कि भाई हमें फटाफट, आज जैसे आपने कोई डिजाइन सिलेक्ट किया, कल को आपका गारमेंट बना, और परसों आप उसको छाप के वो डिजाइन पुराना हो गया, हाँ है ना। हाँ। तो वहां पे हर जगह ये डिजिटल प्रिंटिंग खुद को फिट कर लेता है, और वही रीजन है कि लोग आज वहां पे स्विच हो रहे हैं, और इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। बहुत सही है। मैंने जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे दो चीज मेरे माइंड में और आया कि एक तो एआई आ गया है, तो एआई के कारण हम्म। डायनामिज्म इन डिजाइनिंग हम्म। प्रोसेस भी हाँ, काफी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। और एक सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में क्या हो गया कि लोग the adaptability to new designs have gone up significantly। बहुत तो ज्यादा इसका सर। मतलब बहुत ज्यादा डिजाइन की रिक्वायरमेंट आ गई है हाँ ओवरऑल सोसाइटी के अंदर में, हाँ। और एआई इसको और प्रज्वलित ही करने वाला, बढ़ाने वाला है। राइट राइट, वेरी ट्रू। वहां पर डिजिटल जो आप कर रहे हैं इसका काफी रेलेवेंस लग रहा है मुझे। वो सर इसलिए है कि आज क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने आज जो चीज देख ली ना, उसके लिए वो कल चीज पुरानी हो जाती। और हाँ ये डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने ना, वो कस्टमर को वो वहां पे वो फिट भी हो गया कि हाँ ठीक है, हाँ आपके लिए पुरानी होगी, कल हम नहीं दे देंगे। हाँ अब हाँ क्या हुआ है कि एआई मॉडल जो आप बता रहे हो, कि काफी सारे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी काफी सारे लोग एआई मॉडल पे काम कर रहे हैं, कि जहाँ पे अगर हम कोई डिजाइन अपलोड करें, तो उसके हाँ सिमिलर डिजाइन हमें मिल जाए, हाँ तो हाँ सीधा आप उसको प्रिंट कर लो, या उसके हाँ कलर मैचिंग मिल जाए। हाँ राइट। हाँ तो डिजाइनर तो क्रिएट कर ही रहा है, नए हाँ क्रिएशन वो कर रहे हैं, पर जब बल्क डिजाइनिंग की बात आती है, तो एआई भी उसमें ऑलरेडी एआई ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, जी पर अभी उस पर्टिकुलर चीज के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है। मैं हाँ। कहूंगा 10% हुआ है, पर आने वाले 2-3 साल में वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-60% पहुंच जाएगा, और वो पैरेलली वो दोनों चीजें खुद को ड्राइव करेगी। सही है सही है। तो एक बार आपकी कंपनी पे वापस आते हैं, जी। नंबर्स पे आते हैं कि जो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं उसमें राइट। कितना परसेंटेज किस डिवीजन से है? ठीक है, सो मैं आपको ऐसा हो तो प्रेजेंटेशन के व्यू से हाँ थोड़ा सा हाँ हाँ बिजनेस हाँ। वर्टिकल भी पहले समझाने की करेक्ट कोशिश करेक्ट करेक्ट करता हूँ। करेक्ट। कि जैसे हमने बात करी कि भाई ट्रू कलर्स ने शुरुआत करी थी एक प्रिंटिंग मशीन सेटअप से, फिर मशीन जी बेचना स्टार्ट किया। सो इट इज ऑल बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सारे हुए, और आज अगर हम खुद को देखें, तो इट्स अ कंप्लीटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग का हम इकोसिस्टम बन चुके हैं। ओके। राइट। सो आज अगर कोई कस्टमर हम अपनी खुद की डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करना चाह रहा है, हाँ तो हम उनको प्रिंटिंग के लिए, अगर उसको पॉलिएस्टर प्रिंट करना है तो सब्लिमेशन प्रिंटर है, विस्कोस प्रिंट करना है तो उसकी मशीन है। तो हम वर्ल्ड की हर तरीके की मशीन, फ्रॉम एंट्री 14 लाख से लेके अप टू 5 करोड़ 6 करोड़ तक की मशीनें भी हम सप्लाई करते हैं। या सो अगर किसी को कोई भी फैसिलिटी लगानी है, तो हम उनको प्रिंटिंग मशीन सप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसके जो कंज्यूमेबल है इंक, वो सप्लाई करते हैं। सो हमारे बिजनेस का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% से लेके 45% जो रेवेन्यू है, वो हमारे इस वर्टिकल से आता है। हम्म राइट। सेकंड जो हमारा वर्टिकल है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्लिमेशन पेपर।
कि जहां पे हम रो पेपर पे केमिकल कोटिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं कि भाई वो पेपर है, अगर आप उस पे पानी की ड्रॉप गिराओगे तो स्प्रेड हो जाएगी ना। बरोबर वो है। फटाफट ड्राई होना चाहिए और सरफेस एकदम इवन होना चाहिए ताकि आपका डिजाइन एकदम क्लियर दिखे। तो राइट। उस वजह से वो पेपर पे कोटिंग की नीड होती है, तो हम वो कोटिंग करके जिन कस्टमर ने मशीन ली है उन्हीं को हम वो पेपर सप्लाई करते हैं। जी। राइट, सो उस वर्टिकल ऑलमोस्ट 30% जो बिजनेस है वो इस वर्टिकल से आता है। और ओके। थर्ड जो हमारा है कि डिजिटल प्रिंटिंग सर्विसेज, कि जहां पे अगर एज अ आप कंज्यूमर आप खुद फैब्रिक बना रहे हो, वीवर हो, और आप हमसे प्रिंटिंग सर्विसेज चाह रहे हो, तो हमारे पास 55-60 डिजाइनर्स की टीम है जो वो डिजाइन क्रिएट करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप जो डिजाइन आपको पसंद आता है उसको प्रिंट करके आपको सप्लाई करते हैं। ओके। और अगर आप कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो और आपके पास अपना फैब्रिक नहीं है, आप चाह रहे हो यार सतीश आप ही की टीम हमें फैब्रिक दे, तो हमारी टीम क्या करती है कि वीवर्स के साथ कोलैबोरेशंस होते हैं, हम वहां से फैब्रिक प्रिक्योर करते हैं, फिर आगे का पूरा प्रोसेस हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है, वो चाहे फ्रॉम ग्रे से लेके उसको फिनिश करना हो, और वर्ल्ड की कोई भी जितनी भी आज टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में है डिजिटल प्रिंटिंग को लेके, वो सारे के सारे मशीन हमारे पास अवेलेबल है। सो आप कोई भी चीज बोलो कि आपको फ्लोरोसेंट कलर, नियोन कलर प्रिंट करने, लास्ट टाइम एक इंडिया की बहुत बड़ी एथनिक गारमेंट की ब्रांड है, मैं अभी शायद उसका नाम लूं या ना लूं, आई एम नॉट श्योर, बट वो बहुत बड़ी ब्रांड है जिन्होंने अपना पूरा कलेक्शन जो अपने संगीत संध्या होती है ना उसके हाँ। पर्सपेक्टिव से नियोन कलर का बनाया, कि अच्छा। जब भी वो नियोन लाइट गिरेगी ना तो वो एकदम शाइन करके कलर बाहर वाह। आएगा। तो उस तरीके की प्रिंटिंग सर्विस भी है, बोथ साइड प्रिंटिंग है। जैसे हमने अभी एक एक्सपोर्टर हमारे पास आए थे, वो वियतनाम के कस्टमर थे, तो उनको बोथ साइड प्रिंटिंग ढूंढ रहे थे, इंडिया में सिर्फ हम ही है जो बोथ साइड प्रिंटिंग कर रहे हैं डिजिटली। तो उस तरीके की भी फैसिलिटी है, फ्लोरोसेंट कलर, फॉइल प्रिंटिंग, पोजीशन प्रिंटिंग, तो हर तरीके की मतलब आज जो भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में वो सारी हमारी प्रिंटिंग फैसिलिटी में अवेलेबल है। वाह। और जैसे आप बिजनेस कंट्रीब्यूशन पूछ रहे थे, तो 30% ऑलमोस्ट वो कंट्रीब्यूट करता है, तो 30 फ्रॉम प्रिंटिंग, 30 फ्रॉम पेपर, एंड देन रिमेनिंग 40 दैट कम्स फ्रॉम द मशीन एंड इंक सप्लाई। अच्छा, तो अगर मैं आपको फ्रॉम अ ऑपरेटिंग मार्जिन पर्सपेक्टिव से अगर समझूं, हाँ ओवरऑल फर्म लेवल का तो डेटा मैं आपसे ले लूंगा, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए कौन सा डिवीजन है? सर, अभी अगर देखें ना तो तीनों डिवीजन अगर हाँ। बॉटम लेवल पे जाके देखते हैं ना, तो हाँ। तीनों डिवीजन के जो पैट मार्जिन है ना वो हाँ। इक्वली आते हैं। ओ मतलब वो एक वाह। ब्रैकेट है दैट इज समवेयर अराउंड लेट्स से 8 to 11% का। हाँ। तो उस हाँ। ब्रैकेट के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें उसी ब्रैकेट में फिट होती है। देन अच्छा। ईबीटा मार्जिन लेवल पे भी तीनों बिजनेस ऑलमोस्ट 2 से 3% वेरी करते हैं, हाँ। हाँ। और वो भी डिपेंडिंग ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर भी चेंज होते हैं उसमें। हाँ। हाँ। राइट, बट वो वही ब्रैकेट है, बट मेजर चेंजेस आता है ग्रॉस मार्जिन लेवल पे, क्योंकि राइट। आप समझ सकते हो कि जो हमारा प्रिंटिंग का बिजनेस है, अगर हम उसमें जॉब वर्क सर्विस, क्योंकि उसमें आपकी लागत कम होती है ना, तो उस राइट। पर्सपेक्टिव से वहां ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होते हैं, बट इट्स मैन पावर ड्रिवन इंडस्ट्री। हमारी राइट। अगर टोटल टीम देखे तो टोटल टीम का ऑलमोस्ट 70% जो हिस्सा है वो प्रिंटिंग फैसिलिटी में है, तो वहां पे राइट। फिर ईबीडा लेवल पे आके तीनों सेम हो जाता है। समझ गया। और टोटल कितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मिला हम के? सर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम 650 लोगों की फैमिली है। वाह, और अमेजिंग। ये चीजें जब मैं बोलता हूँ ना, तो आपने जैसे अभी नहीं कहा कि रोंगटे खड़े होते, तो वो चीजें हाँ मुझे बहुत एक्साइट करती है कि यार जितने नंबर ऑफ पीपल हम साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं ना। जी। और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो अचीवमेंट, रियल अचीवमेंट अगर मैं कहूँ ना, तो डे वन से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे ना सर, जी। जब हम मतलब एक प्रिंटर से शुरू किया था, हम 4 के हाँ। बाद जो 5वां जुड़ा था, जो हाँ। 6ठा जुड़ा था, जो 10वां जुड़ा था, आज भी वो हमारी टीम का हिस्सा है। वाह। एंड दैट इज दी, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि यार हम ये चीज अचीव कर पाए कि हम एक ऐसा वर्क कल्चर दे पाए, एक ऐसी जी। ग्रोथ दे पाए, और एक मिलके एक ऐसी फैमिली बना पाए कि जहाँ पे हम ग्रोथ की भी बात करते हैं, फैमिली रिटर्न्स पे भी बात करते हैं, और एक्सपेंशन पे भी बात कर रहे हैं। लवली लवली। ये मैंने देखा, ये सूरत में कुछ तो है वहाँ के पानी में, कि ये जो कल्चर है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इतना डीपली इंग्रोस्ड है कि लोग लंबे अवधि तक रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हाँ, हुए रहते हैं। और हाँ। शायद मुझे लगता है सर, अदरवाइज हम जितना हमने ग्रोथ किया है, फास्ट ग्रो हम्म। कर पाए, या चीजों को हमने मैं एक बीच में एक अलग ट्रैक जाके बात करूँ ना, तो जी। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मिस्टर सऊजी भाई धोलकिया, जी। डायमंड किंग कहा जाता ऑफ है उनको कोर्स, ऑफ यहाँ पे। कोर्स। तो फेमस। उनकी मैंने ना एक लाइन, उनकी वो पूरा 1 घंटे का उनका सेमिनार सुना था, उसमें से एक लाइन थी कि कंपनी पे मेरी उनकी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये है कि उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हाँ। है ना। वो हाँ। मैं ये बोल क्या रहे, तो उन्होंने एलोबरेट किया कि जिससे मैं, इससे क्या होता है कि मैं अगर फ्री हूं ना, तो मैं कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच सकूं,
मेरे जो एम्प्लॉय है उनके बेनिफिट्स के बारे में सोच सकूं और आने वाले फ्यूचर की मैं तैयारी कर सकूं। अगर मैं फ्री हूं तो, अगर मैं डेली ऑपरेशन में बिजी हूं तो मैं क्या कर पाऊंगा। बरोबर ये है। लाइन हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2017 में पकड़ी, या आके बैठे हमने बातें करी, यार ये जो बोल रहे थे तो ये बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन ड्रिवन और एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी की बात कर रहे हैं। राइट। और उस दिन से हमने सिस्टम ड्रिवन कंपनी अप्रोच पे काम करना स्टार्ट किया कि भाई आप हो ना हो, कंपनी चलनी चाहिए। आपका डेली ऑपरेशन में अगर रोल नहीं है तब जाके आप चीजों को कर पाओगे। और तभी से हमने ये सब्लिमेशन पेपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। हम खाली पॉलिएस्टर करते थे, हमने विस्कोस प्रिंटिंग सर, क्योंकि आप फ्री हो तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना कि भाई ये बरोबर करते हैं वो करते हैं। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुए उसमें हमारे जो ये पुराने एम्प्लॉय थे ना, उनका हमें बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला कि बरोबर आप सिस्टम ड्रिवन तो करना चाह रहे हो पर सिस्टम को ड्राइव कौन करेगा। तो ये बरोबर। लोग थे जो आगे आए कि यार आप इसमें आप अपना रोल हमें ट्रांसफर करो, ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेंगे। राइट। तो कंपनी के ग्रो के पीछे ये जो आपने कहा ना कि ये कल्चर, ये सूरत का हो या चाहे इंडिया में किसी भी कंपनी जो ग्रो करी, मुझे लगता है उसके पीछे जो एम्प्लॉयज या जो लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे हैं ना, उसी की वजह से हम ग्रो कर पाए, कि वहां से हमने सिस्टम ड्रिवन कर पाए, जैसे हम चाह रहे थे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर पाए। और आज हम बात करें कि हम एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड पूरा बिजनेस मॉडल है, हम प्रिंटिंग का इकोसिस्टम है, हम इंडिया में मेजर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इंडिया के ग्रोथ में, डिजिटल रिवॉल्यूशन में। तो शायद वो उसका रीजन हमारी टीम, जो कस्टमर्स हमारे अर्ली फेज के थे, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को दूंगा कि उन्हीं की वजह से शायद मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। सो स्वीट, लवली लवली। दो लास्ट के दो क्वेश्चन है। एक आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जी सर। अभी आप कितने पैसे रेज कर रहे हैं मार्केट में और उस पैसों का क्या करेंगे? राइट। सो अभी जो हम सर रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो 128 करोड़ रेज करने की कोशिश ओके। कर रहे हैं। और ओके। इसका जो मेजर जो पर्पस है वो दो चीजों पे ड्राइव हो रहा है। एक हमारा जो है डेट रीपेमेंट की ओर जा रहा है। सो ओके। जो मैं डेट रीपेमेंट बता रहा हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी अपने आप को डेट फ्री होने की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। जी। हमारा सर क्या हुआ है कि क्योंकि इंडस्ट्री इतना स्पीडली ग्रो करती है ना, तो हम भी खुद को मतलब वेट नहीं करते। हम साथ में जो भी ऑप्शंस मिलते हैं फिनेंस हाँ। को लेके, जैसे बैंक हाँ। से फिनेंस, आज हमारे जो बैंक से लोन्स वगैरह है, तो वहां से लेके हम चीजों को आगे बढ़ते जाते हैं। सो हमने जैसे आईपीओ की जर्नी 1 साल पहले शुरू करी थी, बीच में हमने बहुत सारे एक्सपेंशंस किए। अच्छा। जैसे हमारा पेपर का जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ मीटर पर मंथ था, हमने एक नई मशीन एड ऑन करी जिससे हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे ये फैसिलिटी को। हमने प्रिंटिंग को 20% एक्स से ग्रो किया। तो हमने वेट नहीं किया आईपीओ के लिए कि वे फंड आएगा तब करेंगे। तो उस पर्पज से वो डेट रीपेमेंट के फॉर्म में जा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो भी हम फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, जो भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो उसमें अगेन हमें वो डेट में हेल्प करेगा। ओके। बाकी का जो पोर्शन है वो हमें वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में हम चाह रहे हैं। वो इस वजह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 करोड़ इज द वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि हमने अपनी सब्लिमेशन पेपर कैपेसिटी को 2x से एनहांस कर लिया। हमने हमारी जो प्रिंटिंग फैसिलिटी थी उसको 20% अप कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पिछले साल जो 89 मशीन बेचे थे उसका 60% तो अभी हो गया। तो अब जितने नंबर ऑफ मशीन गए उतने का इंक का वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। तो वो हमें वहां पे उसको स्टॉक इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो वहां पे हम उस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, फैंटास्टिक। मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये फ्रॉम ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। कोई भी एक इन्वेस्टर के लिए एक रहता है हाँ। ना कि मेरे साथ कंपनी के साथ क्या गलत हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो सकता है, वर्स क्या होगा? बहुत टफ क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हो, क्योंकि जिस दिन से जर्नी स्टार्ट की है ना सर, उस दिन से एक तरीके से देखे तो जब भी आप किसी भी बिजनेस या कोई भी प्रोसेस में हम होते हैं ना, तो वो डेली चैलेंजेस, ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जैसे मान लो फ्लड आ गया, वो वर्ष था हमारे लिए कि उस दिन हमारे लिए दुनिया खत्म हो गई थी। उसके बाद कुछ पार्टनरशिप्स ऐसे हुए थे कि जहाँ पे हमें दूसरे ही दिन हमारी वो कंपनी छोड़ के निकलना पड़ा। तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि वहां दुनिया आपके लिए खत्म हो गई। तो ये ऐसी चीजें है कि अब ये एक पाथ है, मुझे लगता है एक जर्नी है। और उस जर्नी के अंदर मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मुझे लगता है वो एफिशिएंट वो होगा कि हम कितना इफेक्टिवली और पॉजिटिव एटीट्यूड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जी। और वही हमारी जर्नी को और आगे लेके जाएगा। सो वर्ष क्या हो सकता है, वो वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये है कि हमने ऐसे मल्टीपल फेजेस पास करते 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 हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और कुछ रिवॉल्यूशन हो और कोई चीजें अलग डायरेक्शन में आगे बढ़े। बट ये है कि क्योंकि आप काम करना चाह रहे हो,
क्योंकि आप हमेशा ग्रोथ की बात करते हो, क्योंकि आपकी टीम बिल्ड है, आपकी एज आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी जो एक ग्रुप जो बना हुआ है, जो आपके सारे को फाउंडर्स हो, आप सारे फ्रेंड्स हो, सो ये चीजें हमें किसी भी प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में हेल्प करता है। और शायद मुझे लगता है कि अगर कुछ भी वर्ष हुआ तो हम वापस से हम मिलके ना उसको कैसे सही करें ना उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे। अमेजिंग सतीश भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला मुझे मुझे पर्सनली आपसे कुछ पॉइंटर्स मिले हैं जो मुझे मेरे बिजनेस के अंदर में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो रिकॉर्डिंग मच दिस। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड मैं पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप प्लीज सूरत आइए, डू जी, विजिट आवर फैसिलिटी, और आपसे मिलने का मौका मिला, आपकी एनर्जी थोड़ी हम में ट्रांसफर होगी तो हम और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। lovely Satish, you're a very good human being and I would थैंक यू definitely सो love मच। to come to Surat because Surat जबरदस्त शहर है, जी जी। जबरदस्त, and I want to come there again and meet you. प्लीज सर। So best of luck for your थैंक IPO. यू सो मच बस सर। आप ग्रो करते रहिए. It's a new beginning because taking या people's money and then growing is a very एग्जैक्टली, different game altogether. So best of luck and do इट्स मोर well. काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई It's गेस a दैट big वी आर टेकिंग, responsibility. बट Yes, हम correct. उसको फुलफिल करने की 100% कोशिश करेंगे सर। Absolutely. थैंक यू Best of सर। luck. थैंक Take यू care सो of मच फॉर योर yourself. टाइम Bye सर, bye. थैंक यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.